बैंक हमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो 110% बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपका भी कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होगा किसी न किसी बैंक में। आपने भी कभी ना कभी एक बैंक अकाउंट खुलवाया होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट ही क्यों ना हो। तो आपको ये पता होना भी ज़रूरी है कि जो अकाउंट आपने ओपन कराया हुआ है, जिसके अंदर आप टाइम टू टाइम कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक आपको उससे रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हालांकि आजकल तो बहुत मॉडर्न टाइम चल रहा है, मोस्टली लोगों को पता होता है, और पहले के लोगों को तो पता ही नहीं होता था कि बैंक के अंदर कोई मोबाइल बैंकिंग या ई बैंकिंग जैसा सिस्टम, यानी कि जो बैंक सर्विस प्रोवाइड कराता है, ऐसा कुछ भी होता है। जब से यूपीआई वगैरह आया तो बड़ा नॉर्मल हो गया है एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करना। इस चीज़ के बारे में पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था, वो सीधा बैंक जाया करते थे। तो आइए बच्चों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों, जैसा कि आपके सामने है, हम सारी इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में बात करेंगे जो हमें बैंक प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि सबसे पहली सर्विस बैंक ड्राफ्ट की। सर ये बैंक ड्राफ्ट होता क्या है? देखो बच्चों, जब किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट के अंदर, जैसे कि आप दिल्ली में हैं और आपको पेमेंट करनी है किसी अपने सप्लायर को मुंबई में, तो आपको क्या करना होगा, अपने बैंक जाना होगा, उस व्यक्ति के नाम का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा, जिससे बैंक अनदर बैंक को एक कमांड प्रोवाइड करेगा कि वो उस पार्टी को जिसके नाम से ड्राफ्ट बना है उसको वो पेमेंट कर दे। तो इजीली जाकर मुंबई में जो भी जिस अकाउंट के अंदर उसकी मतलब जिस ब्रांच में उसका अकाउंट होगा वो वहाँ से पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल सेफ होता है, सिक्योर होता है, इसके अंदर कोई झमेले वाली बात नहीं होती। नहीं तो क्या करना होता, जिसको पेमेंट देनी है उसको दिल्ली से स्पेशली पेमेंट देने के लिए मुंबई जाना पड़ता। तो बड़ा कॉस्टली होता है ये, और उसे दिक्कत भी बहुत सारी देखनी पड़ती। तो बेटा जो ड्राफ्ट होता है बैंक ड्राफ्ट, वो सिंपल हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बैंकर चेक। नॉर्मली आपने चेक के बारे में या पे ऑर्डर के नाम से इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक ही सिटी के अंदर किसी अनदर व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो हम बैंक का चेक प्रोवाइड उसे करा देते हैं। वो जाकर अपनी ब्रांच में उसको डिपॉजिट करता है डायरेक्टली इस बैंक से उस बैंक के जिस व्यक्ति को चेक दिया है उसके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि बैंक और बैंक की आपस में ट्रांजैक्शन हो जाती है। अदरवाइज अगर वो अकाउंट पे का चेक नहीं है तो वो डायरेक्टली सीधा अपनी ब्रांच में जाएगा या उस ब्रांच में जाएगा जिस ब्रांच का वो चेक है, वहाँ से डायरेक्टली कैश कलेक्ट कर सकता है। तो बच्चों, दो सर्विस तो ये आपने देखी, पहली थी हमारी बैंक ड्राफ्ट की, दूसरी थी बैंकर चेक की। नेक्स्ट इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक, वो होती है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आजकल जो लोग ज़्यादातर कर रहे हैं, जस्ट लाइक यूपीआई, भीम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट आप बिना किसी की मदद के, बिना किसी साइबर कैफ़े पर जाए, बिना बैंक के जाए, अपने फ़ोन से ही या लैपटॉप से ही किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट आराम से कर सकते हैं। तो उसे बोला जाता है ई बैंकिंग। इसमें होता है क्या, इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ मनी, बिना आपके कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी लाइन में लगे, आप अपने फ़ोन से या लैपटॉप से पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। उसे कहते हैं बच्चों ई बैंकिंग। अच्छा, ये जो सर्विस बैंक प्रोवाइड करा रहा है, इनके फ़ायदे क्या हैं? अगर मैं कस्टमर के लेवल पर सोचूं, ठीक है, तो वो क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं, और अगर मैं बैंक के लेवल पर सोचूं तो हमें क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों, कस्टमर के लेवल पर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी ड्यू टू डिजिटल मोड। अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हो, नॉर्मली आप फ़ोन पे भी यूज़ कर रहे हो, तो आप अगर पेमेंट करोगे ना, तो आप देखना उसके अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट होती है। उसमें ये पता रहता है कि कहाँ कितना पैसा गया और कहाँ से कितना पैसा आया। तो सबसे पहली चीज़ तो ट्रांसपेरेंसी की होगी, जिसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आती है 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है हमें बैंक। अगर आपको रात को 12 बजे भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और उसकी पेमेंट अगर आपको बैंक से करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। बैंक वो सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक पेमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों ईज ऑफ ट्रांजैक्शन कन्वीनियंस, यानी कि सब कुछ बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इसके अंदर कुछ भी करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ बिजनेस सर्विसेज। हमें बैंक काफ़ी सारे एक्सेस प्रोवाइड कराता है अपनी बैंक एप्लीकेशन में। जस्ट लाइक आपको अपने बैंक
अगर आपका अकाउंट ओपन है तो आपको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा, आप एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट अपने ही फ़ोन से डायरेक्टली घर बैठे कर सकते हैं। पहले यही सभी काम क्या होता था, बैंक पर बैंक जाओ, वहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करो, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, तब बैंक आपकी ये चीज़ों को पूरा करता था। बट जो आज का सिस्टम है उसमें नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आसानी से इसको घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो डायरेक्टली बैंक से जाकर कराते हैं। तो क्या होता है, वहाँ स्पेशली स्टाफ बैठा होता है और वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उनको पूरा करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों बेनिफिट ऑफ बैंक के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जो बैंक जितनी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करेगा वो उतने ही कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। भाई ज़्यादा लोग किसकी तरफ जाएंगे, वो ऐसी चीज़ों को देखेंगे ना, उनका समय बचे, उनको किसी लंबी लाइन में ना लगना पड़े, उसकी फटाफट सुनवाई हो जाए। तो अगर बैंक ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करा रहा है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड नेटवर्क। बैंक क्या चाहता है, उसका नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो, हर स्टेट में हो, हर सिटी में हो, है हर कंट्री में हो, ठीक है। अब आपको क्या लगता है जो इंडिया में है वो बाहर नहीं है क्या? बिल्कुल है, बाहर भी ब्रांचेस बनी हुई है इनकी। तो होता ये है कि जो अनलिमिटेड नेटवर्क है ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूस द लोड ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, ये जो इन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड करी ऑनलाइन वाली, इससे हुआ क्या, जो बैंक के अंदर बैठा हुआ स्टाफ है उनका वर्कलोड कम हो जाता है, उनके ऊपर जो काम का प्रेशर होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? कस्टमर अब खुद अपने हाथों से अपनी मोबाइल बैंकिंग सर्विस का उपयोग करके कहीं भी पैसा भेज रहा है, कोई भी अकाउंट ओपन कर रहा है, खुद ही शेयर मार्केट के अंदर जो भी XYZ काम होते हैं सारी चीज़ें कर रहा है, डिजिटल गोल्ड परचेज कर रहा है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये बैंक जो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसी की वजह से तो हो रहा है, और उनके स्टाफ का जो वर्कलोड है वो भी कम हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, आगे बोला है मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो अब जो सर्विसेज थी वो तो हमें पता लग गई, लेकिन कितने मेथड ऐसे हैं जिससे हम डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला मेथड आता है आपके सामने डेबिट कार्ड, जिसे हम कहते हैं एटीएम कार्ड। आप इस कार्ड से अगर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जो भी आप परचेज कर रहे हो उसके बाद एक गेटवे ओपन होगा, उसके अंदर आपको अपने कार्ड की डिटेल डालनी होगी। ये कार्ड आपके डायरेक्टली अकाउंट से लिंक्ड होता है, आपकी जो भी पेमेंट होगी आपके अकाउंट से कट जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और वो जो चीज़ आप परचेज कर रहे थे उसे आसानी से परचेज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों क्रेडिट कार्ड। ये क्या होता है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो भी आपको बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करा देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास पैसे अगर नहीं भी हैं तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट वापस करनी होती है बैंक को। तीसरी चीज़, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप 1 लाख रुपए तक की चीज़ परचेज कर सकते हैं, 50,000 तक की चीज़ परचेज कर सकते हैं। उसकी ना कार्ड की लिमिट बंदी होती है, लिमिट सेट होती है जो बैंक पहले से ही सेट करके रखता है। चलिए जी सर, क्रेडिट कार्ड का भी मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट आता है बच्चों NEFT। NEFT का सिंपल मतलब है 2 लाख रुपए के अंदर की पेमेंट आप NEFT के द्वारा कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को। इसके अंदर 1 से 2 घंटे का समय लगता है आपके खाते से दूसरे के खाते में पैसा पहुंचने में। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों नेक्स्ट, फोर्थ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे बोला जाता है RTGS। ये ऑन द स्पॉट होता है। अभी आप RTGS करो, ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा की पेमेंट अगर आपको कहीं करनी है तो उस इस्तेमाल में RTGS को लाया जाता है। ये डायरेक्टली ऑपरेट करता है RBI। आप अभी पेमेंट करोगे तुरंत पैसा पहुंच जाएगा, लेकिन NEFT में ऐसा नहीं होता। आप अभी पेमेंट करोगे 1 से 2 घंटे के बाद पैसा पहुंचेगा। चलिए समझ आ गया होगा आपको। ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो भी आपके नियर बाई एरिया में आपने जगह जगह रखी हुई देखी होंगी। उसमें क्या होता है, आप अपना डेबिट कार्ड डालिए, अपना पिन डालिए, जितना पैसा निकालना है उससे आप कैश कलेक्ट कर सकते हैं। ATM का ये फ़ायदा है। डिजिटल कैश या ई-कैश, जो आज के टाइम में आप पेटीएम यूज़ कर रहे हो ना, ये सब डिजिटल कैश ही तो है। आपके फ़ोन से डायरेक्टली, यानी कि आपके अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में जा रही है, चाहे वो सब्जी वाला है या कोई आप ज्वेलरी शॉप पर जाकर उससे कुछ परचेज कर रहे हैं। भीम, गूगल पे, एटसेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको जितने भी मेथड होते हैं हमारी पेमेंट के वो समझ आ रहे होंगे। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कराता है बैंक। उससे पहले जब हमने बात करी थी तो बैंक हमें कितने टाइप के अकाउंट
मतलब ओपन करने की सर्विस देता है, मतलब जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी, मतलब वो फर्स्ट पार्ट था, मे बी फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इंश्योरेंस सर्विस, बैंक हमें इंश्योरेंस सर्विस भी देता है, या इंश्योरेंस कंपनी अलग से बनी हुई होती हैं, बहुत सारी हैं, जैसे ICICI है, एक्को है, एक्को इंश्योरेंस कंपनी का ऐड भी देखा होगा आपने, न जाने कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं। अब सर ये इंश्योरेंस क्या है? तो बच्चों इंश्योरेंस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरर और इंश्योर्ड ये कौन होता है। तो जो इंश्योरेंस करता है उसे बोलते हैं हम इंश्योरर, और जो इंश्योरेंस करवाता है उसे बोलते हैं इंश्योर्ड। मान लो मैं इंश्योरर हूँ, मैं आपके घर आया हूँ आपका इंश्योरेंस करने के लिए, और आपको अपना इंश्योरेंस कराना है, तो इसलिए आप हो गए इंश्योर्ड। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का जो रिलेशन होता है, जो भी उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर बोला गया है, देखो आप बोल सकते हो, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड इन विच द इंश्योरर एग्री, अगर इंश्योरर agree to make goods the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium, this whole agreement is in written is known as insurance policy। सिंपल सा मतलब है, इंश्योरर आया इंश्योरेंस करने के लिए, किसका? जिसको इंश्योरेंस करवाना है, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन का। तो ये इंश्योरर इस इंश्योर्ड पर्सन की जिम्मेदारी लेगा जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहा है। मान लो ये अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा रहा है, तो बाइक की जिम्मेदारी लेगा, कल को इसमें आग लग जाए, कल को ये चोरी हो जाए, कल को इसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो जो भी आपका नुकसान होगा उसे इंश्योरर भरेगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। तो इसीलिए तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को जब एक पॉलिसी पर लेकर आते हैं तो इसको बोला जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो समझ आ गई आपको बात? इंश्योरेंस के अंदर कंपनी ये एग्री करती है कि कल को आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हो और उसमें नुकसान हो जाए तो हम उसको रिपे करेंगे। फ़ायदा नहीं होने देते, लेकिन जितना नुकसान हुआ है उतना उसको वो रिपे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको इंश्योरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंश्योरेंस के बेटा 4 फंक्शन होते हैं। टोटल कितने फंक्शन होते हैं? 4 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है? सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लॉस। कोई भी अनसर्टेनिटी हो गई, आपकी कंपनी में आग लग गई, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो उस अनसर्टेनिटी की भरपाई, उस लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो पहला काम तो इंश्योरेंस कंपनी का ये होता है। दूसरा होता है प्रोटेक्शन। भाई वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आपको। सीधी सी बात है, कल आप 1 करोड़ रुपए लगाकर आप किसी फैक्ट्री को ओपन कर रहे हो और कल को उसमें आग लग जाए तो आपको 1 करोड़ का भारी नुकसान होने से वो बचा रही है कि अगर चलो हो भी गया तो वो उस 1 करोड़ को भर देगी, तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल गई। नेक्स्ट आता है रिस्क शेयरिंग। तो ऑब्वियसली बच्चों रिस्क तो शेयर हो ही रहा है। भाई आप किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं और आपको ये रिस्क है कि कल को अगर इसका एक्सीडेंट हो गया, कल को इसमें आग लग गई, कल को ये चोरी हो गई, फॉर एग्जांपल बाइक ही आपकी, ठीक है, तो उसका रिस्क शेयर हो गया ना। शेयर हो गया किसमें? जो भी आप मंथली बेसिस पे प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कंपनी ले रही है। आप मंथली इसका तो ईयरली बेसिस पर होता है बाइक वगैरह का। तो अगर ईयरली बेसिस पे आप उसको प्रीमियम पे कर रहे हैं तो कंपनी आपकी जिम्मेदारी भी तो ले रही है कि जो भी तुम्हारा रिस्क होगा वो मेरा रिस्क होगा। नेक्स्ट आता है बेटा कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आप जो भी कंपनी को हर साल प्रीमियम पे करते हैं तो कंपनी उसको सिर्फ अपने पास नहीं रखती। कंपनी का इतना काम नहीं है कि आपसे प्रीमियम लिया और अपने पास रख लिया। कंपनी उसको जगह जगह इन्वेस्ट करती है, जगह जगह इन्वेस्ट करती है, या फिर कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर अपना पैसा लगा देती है। LIC भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपना पैसा लगाती है जिससे कि वो पैसा और बढ़ता है, और अगर कल को किसी का नुकसान भी हो जाता है तो उसी पैसे में से निकाल कर उसकी नुकसान की भरपाई कर दी जाती है। ठीक है, मान लो 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और उसमें से 2000 लोगों का नुकसान हो गया, तो भाई क्या करेगी? 1 लाख लोगों से जो पैसा आया है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल कर उन लोगों को दे देगी। कुछ का मतलब ये है कि जितना उनको मिलना चाहिए कायदे के तौर पे। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन समझ आ गए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। भाई प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जो उसने बनाए हैं, यानी कि आपको कुछ ऐसे रूल हैं जो ध्यान में रखने हैं। इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला रूल ये है कि भैया झूठ नहीं बोलेगा दोनों में से कोई भी। ना ही इंश्योरेंस कंपनी अपने जिसने इंश्योर्ड यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है उससे झूठ बोलेगी, और ना ही इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है उससे झूठ बोलेगा जिस कंपनी से वो इंश्योरेंस परचेज कर रहा है। अब इसका मतलब सीधा सा ये होता है बच्चों कि मान लो ये कोई एक्स नाम का व्यक्ति है और ये इंश्योरर है जो इंश्योरेंस करने आया है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से।
अब इसको थी पहले से ही कोई बीमारी, कोई भी बीमारी, ठीक है, इसने इंश्योरेंस कराते समय उस बीमारी को छुपाया। अगर उसने इस बीमारी को छुपाया तो कल को अगर कंपनी के सामने ये जाकर खड़ा होता है कि मेरे को तो बीमारी होगी, लो मेरा इलाज कराओ, और कंपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा लेती कि बीमारी तो उसको पहले से थी, इसने मुझसे छुपाई, तो उस सिचुएशन में होता ही है बच्चों कि कंपनी इसका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, इसको कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि इसने झूठ बोला है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के दौरान सबसे पहली रूल ये होता है कि भैया दोनों में से कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेगा। दूसरा पॉइंट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप जिस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि इसे बोला जाता है इंश्योरेंस इंटरेस्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने किसी फ्रेंड के प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा दिया, अब आपको उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, कल को उसमें आग लगे, कुछ भी हो, गिर जाए बिल्डिंग, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बिल्कुल कहती है ये सर एक गैम्बलिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको उसी चीज़ का इंश्योरेंस कराना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो। आपको अपने घर का इंश्योरेंस कराना चाहिए, आप कराओ तो, क्योंकि कल को अगर उसमें कुछ भी हुआ तो आपको ठेस पहुंचेगी, आपको नुकसान होगा, आपको उस चीज़ के फील होगा, ठीक है बच्चों। तो ये होती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर बच्चों इंडेमनिटी। ये होता है इंश्योरर अंडरटेक टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस इन द सेम पोजीशन। मतलब कहने का ये है, इंडेमनिटी कहती है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा अगर दे रही है तो वो उतना ही दे रही है जितना इंसान का लॉस हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट वाली कोई भी सिस्टम नहीं होता, कोई भी प्रॉफिट वाली सिचुएशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा जितने का लॉस हुआ है। क्लियर है मेरा पॉइंट। नेक्स्ट आता है कॉजा प्रॉक्सिमा। चौथा रूल है, ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एल्स द कंपनसेशन विल नॉट बी पेड। अच्छा, द कॉज ऑफ रीजन ऑफ द लॉस मस्ट बी रिलेटेड। जो जिस चीज़ का इंश्योरेंस कराया है कारण भी वही होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ के नुकसान का। जैसे मान लो आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया और उसके अंदर सिर्फ ये था कि अगर बाइक में आग लगेगी तो ही आपको इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब क्लेम मिलेगा, और कल को बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी तरीके से, तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी क्लेम नहीं देगी कंपनी, साफ मना कर देगी, कहेगी भाई हमने तो आग लगने के लिए करवाया था, आग लगेगी तो हम पैसा देंगे, अब इसका तो एक्सीडेंट हो गया। या मान लो वो चोरी हो गई तो अब इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई भी क्लेम नहीं देने वाली। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है सबॉर्गेशन। इसमें क्या होता है कि आप कभी भी जिस चीज़ का क्लेम कंपनी से ले रहे हैं, तो अब क्या हुआ, मान लो ये पेन है, ये 1 लाख रुपए का पेन है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, ये कल को खराब हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इसका इंश्योरेंस करा रहा था कंपनी से 1 लाख रुपए का, हर ईयर प्रीमियम भी पे कर रहा था, तो खराब की सिचुएशन में जैसे ही मैंने इसका क्लेम कंपनी से लिया, अब ये पेन कंपनी का हो गया, अब ये प्रॉपर्टी कंपनी की, आप कंपनी इसको बेचे, आग लगाए, जलाए, कुछ भी करे, इससे अपना थोड़ा बहुत पैसा कहीं ना कहीं से रिकवर करेगी। तो ये होता है बच्चों हमारा सबरोगेशन। तो इसमें आपकी प्रॉपर्टी वो आपकी नहीं रहती, क्लेम लेने के बाद वो कंपनी की हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में ये होता है इफ अ पर्सन हैज टेक मोर देन वन पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट। अभी इसी मार्कर का, इसी पेन का मैं एक से ज़्यादा कंपनी से 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लूँ, अब है तो 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस मैंने करा लिया इसका, कल को ये खो गया तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने इस कंपनी से इंश्योरेंस लिया था तो इससे भी 1 लाख रुपए ले लूँ, इस कंपनी से भी इंश्योरेंस करा रखा था इससे भी 1 लाख रुपए ले लूँ, किसी और कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा तो उससे भी 1 लाख रुपए ले लूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सभी कंपनी एक प्रोपोर्शन में, एक रेशियो में 20,000 30,000 इसने दिए, 20-30 इसने दिए, 20-30 इसने दिए, 10 किसी और ने दिए, टोटल 1 लाख रुपए आपको दे देगी। मिलेगा एक ही। आपने बेशक 4 कंपनियों से करा रखा हो, चारों कंपनी आपस में कंबाइन होकर आपको 1 लाख रुपए आपका दे देंगी, 4 लाख रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी कीमत है ही नहीं 4 लाख। जितने की कीमत है उतना ही पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्रॉफिट के लिए तो ये किसी भी कीमत पे करवाएं ना।